हेलो एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी क्लास 7th की एनसीईआरटी इन्वायरमेंट। जो अवर इन्वायरमेंट है उसका चैप्टर नंबर 4 वायु। इसमें हम वायु के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप हमें बताइए कि क्या हम हवा को देख सकते हैं? अगर हवा नहीं होगी तो फिर क्या होगा, और सांस हम लोग क्यों लेते हैं? तो बेसिकली जो हवा है वो हमें दिखाई भले ना देती हो, मतलब हमें दिखाई ना देती हो, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन हम उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। आज हम इसी हवा के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सांस लेने में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायुमंडल है क्या। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर, मतलब वायु की घनी चादर से घिरी हुई एक परत होती है जिसे हम वायुमंडल बोलते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है तो ये चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है, और इसी चीज को हम बोलते हैं वायुमंडल। जैसे हमारे चारों ओर कपड़े होते हैं, वैसे ही पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत होती है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं। वैसे ही जो जीवित प्राणी हैं तो वो सब सांस लेते हैं, पेड़ पौधे हैं वो भी सांस लेते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। मतलब कि जो सूर्य होता है उसमें कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो बुरी किरणें होती हैं, मतलब अच्छी नहीं होती हमारी स्वास्थ्य के लिए। तो उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है हमारा वायुमंडल। और वैसे ही जब मतलब सूर्य निकलता है तो सूर्य की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि हम पृथ्वी पर लोग जल जाएं, या फिर रात के टाइम पे जम जाएं बिल्कुल। क्योंकि रात के टाइम पे सूरज नहीं होता तो एकदम अचानक ठंडा हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ये वायुमंडल हमें सूरज की जो गर्मी होती है उससे भी बचाता है, और रात के समय जब एक्सट्रीम सर्दी होती है, बहुत ज्यादा सर्दी होने वाली होती है, तो उस वातावरण को मैनेज करता है और उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आता है, जिससे हमें ठंड नहीं लगती है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय भी सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं, और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। तो इस तरीके से अगर सूरज ना हो, उसकी ये परतें जो हैं, जो कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये सब ना हो पृथ्वी के ऊपर, तो इतनी ज्यादा गर्मी आ जाएगी पृथ्वी के ऊपर कि हम लोग जल जाएंगे दिन में। और रात के टाइम पे जब सूरज नहीं होगा तो अचानक इतना ठंडा हो जाएगा कि हम लोग बर्फ में जम जाएंगे। तो इसी जो वातावरण है, इसी गर्मी सर्दी को नॉर्मल करता है, नॉर्मलाइज करता है, तो इसे बोलते हैं हम। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। मतलब पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो हम रह पा रहे हैं उसमें, तो ये सब वायुमंडल की वजह से पॉसिबल हुआ है, ये सब हवाओं की वजह से पॉसिबल हुआ है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल के संगठन की। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, और ये दोनों ऐसी गैसें हैं जो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में। ऑक्सीजन ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो हम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हीलियम, ओजोन, आर्गन 0.93%, एवं हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये सब गैसें जो हैं ये कम कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा कुछ धूल कण होते हैं, और कुछ और भी छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा में मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से पोल्यूशन होता है, तो ये गैस भी पाई जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी गैसें पाई जाती है, लेकिन हम ऐसा क्यों कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से पोल्यूशन होता है? इससे पोल्यूशन इसलिए होता है, इसकी मात्रा भी बढ़ रही है काफी ज्यादा। तो पहले जितनी इसकी मात्रा थी उससे इसकी मात्रा वर्तमान में बढ़ी है, लेकिन बाकी सब गैसें जो है अभी तक स्टेबल हैं, उतनी ही है। अगर इसको इस इमेज के थ्रू समझें तो यहाँ हमें 78% देखने को मिल रही है नाइट्रोजन, फिर 20.9% या 21% ऑक्सीजन कह सकते हैं, यहाँ कुछ आर्गन गैसेस, अदर गैसेस, और ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसे याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन सी गैस वायुमंडल में कितने परसेंटेज में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव की। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और यह पृथ्वी के तापमान को कैसे प्रभावित करता है? अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव की, जो कि हमारी पृथ्वी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसको पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सर्दी में कंबल क्यों ओढ़ते हैं? वो हम इसलिए ओढ़ते हैं क्योंकि उससे जो है हमारा शरीर गर्म हो जाता है।
अब हमारे शरीर में टेम्परेचर होता है, ठीक है, और हमारे शरीर का जब टेम्परेचर है, हमारा शरीर गर्मी छोड़ता है और कंबल उसको प्रोटेक्ट कर लेता है अंदर, मतलब कंबल उस गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। मान लीजिए कि ये आपका शरीर है और आपने ऊपर कंबल ले लिया, तो अब ये कंबल जो है आपके जो शरीर की गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देगा, जिससे आपको सर्दी नहीं लगेगी। मतलब कंबल गर्म नहीं होता है, वो आपके शरीर की ही गर्मी होती है जो आपको गर्म फील कराती है। ये कंबल उस गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, उसे रोक लेता है। वैसे ही हमारा वायुमंडल होता है, जो हमारी पृथ्वी के अंदर गर्मी होती है उसे बाहर नहीं जाने देता, रोक लेता है। तो इसी तरीके से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी काम करता है। पृथ्वी को ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्म होने से बचाने वाला ये कंबल जैसा काम जो है हमारा वायुमंडल करता है, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव हम कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो बेसिकली ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए कि ये सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है और ये इसके चारों तरफ है वायुमंडल। अब यहाँ से सूर्य की किरणें आई और उसे वायुमंडल में जब वो प्रवेश करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे रोक लेता है। जैसे टेम्परेचर हमारा, हमारे शरीर का टेम्परेचर कंबल रोक लेता है, वैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस टेम्परेचर को रोक लेता है, हमारी पृथ्वी को गर्म रखता है थोड़ा, मतलब ज्यादा गर्म भी नहीं होने देता, नॉर्मल टेम्परेचर में रखता है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इसके ऊपर रहना संभव ना होता। मतलब कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती और उसका जो मतलब लेयर है, जैसे कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड ना रोकती, तो हमारी पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाया करती कि उसके ऊपर रहना असंभव हो जाता। तो दिन के समय तो हमें गर्मी मिलती रहती है, लेकिन रात के समय तो सूरज नहीं होता, तो रात के समय तो हम बिल्कुल जम जाते, क्योंकि रात के समय तो अब भी टेम्परेचर जो है कम होता है दिन की तुलना में। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसे रोक लेती है गर्मी को, और रात के समय भी हमारा जो तापमान है पृथ्वी का वो नॉर्मल बना रहता है। किंतु जब कारखानों कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तो तब इसकी ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो बेसिकली हमने ग्रीन हाउस प्रभाव समझा कि वो कंबल के जैसे काम करता है। आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि जैसे हमारी बॉडी के तापमान को कंबल बाहर नहीं जाने देता, अंदर ही रोक लेता है, वैसे ही वायुमंडल भी इसे रोक लेता है, और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कांच का बना हुआ घर है, और कांच का बना हुआ याद रखना, और यहाँ से सूरज की किरणें आ रही है। अब कांच की एक खासियत होती है कि वो किरण जो है, गर्मी जो है, कांच के घर के अंदर प्रवेश तो कर पाएगी लेकिन बाहर नहीं जा पाएगी, जिससे जो है यहाँ का तापमान, इस घर का तापमान नॉर्मल हो जाएगा। और ये चीज ठंडे इलाकों में जहाँ बर्फ गिरती है वहां पे यूज की जाती है। वहां पे कांच के घर बनाए जाते हैं पेड़ पौधे उगाने के लिए, क्योंकि वहां सूरज बहुत कम टाइम के लिए निकलता है, और जब निकलता है तो उसकी किरणों को उस कांच के घर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, और बाद में वो किरणें बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही स्टोर हो जाती है, जिससे पौधों को तापमान मिलता है, गर्मी मिलती है और पौधे बड़े होते हैं। तो इसे तो बोलते हैं हम ग्रीन हाउस प्रभाव। लेकिन जब ये ज्यादा मात्रा में हो जाए, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाए कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में, मान लीजिए कि हमें तो 2% ही गर्मी की जरूरत थी, 2% मतलब जो हमारे वायुमंडल ने रोकी उसकी जरूरत थी, लेकिन हमने पोल्यूशन इतना कर दिया कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, धुएं वगैरह की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, और हमारी पृथ्वी ने 8 से 10% जो है गर्मी वो रोक ली। और ये गर्मी हमारे लिए इतनी खतरनाक हो जाती है कि इसमें मतलब रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हमारी पृथ्वी नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा गर्म हो रही हो, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। जब कारखानों कार से निकला धुआं वायुमंडल में इस चीज का स्तर, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब स्तर बढ़ेगा तो वो ज्यादा ऊष्मा को रोक लेगी, और अगर वो ज्यादा गर्मी को रोक लेगी तो हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, और इसे हम बोलते हैं वायुमंडलीय तापन, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हमारे लिए क्या, किसी भी जीव जंतु प्राणी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम लोग हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर में रहना सीखे हुए हैं, हम उसके अनुसार रहते हैं। लेकिन जब अचानक इतनी गर्मी पड़ने लगेगी तो बहुत सारे जीव जो हैं वो इसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से हमारी पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर हम एक आसान भाषा में समझें तो ग्लोबल वार्मिंग हम किसे कहेंगे? जब पृथ्वी का तापमान, जो उसका एवरेज तापमान है, औसत तापमान है, उससे ज्यादा बढ़ जाए और लगातार वृद्धि होती रहे। पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और
ये तब होता है जब ग्रीन हाउस गैसें जो हैं ज्यादा बढ़ जाती हैं और गर्मी बाहर नहीं जा पाती, तो वो ज्यादा से ज्यादा गर्मी को पृथ्वी पर स्टोर कर लेती हैं, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो बेसिकली ये ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन हाउस गैसेस का परिणाम है। इसलिए हम कहते हैं कि पोल्यूशन ज्यादा नहीं करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, वरना हमारी पृथ्वी पर ज्यादा तापमान हो जाएगा। इससे होता क्या है, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो भी गई तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी पृथ्वी को तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई आइस या स्नो पिघलती है। मतलब जो बर्फ जमी हुई होती है ना, ग्लेशियर्स आपने देखे होंगे, या फिर जो बर्फ गिरती है वो जमा हो जाती है, जमा होती रहती है, तो जमा होते होते वो पहाड़ बन जाते हैं, उन्हें बोला जाता है ग्लेशियर, मतलब बर्फ के पहाड़। तो बेसिकली वो ग्लेशियर वगैरह बन जाते हैं, और ये ग्लेशियर जब ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो पिघल जाएंगे, और जब ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी जाएगा समुद्र में, और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। अब देखो कितना कुछ होगा। यहाँ इधर बढ़ा हमारी पृथ्वी का तापमान, और जो इसके ऊपर ग्लेशियर थे, बर्फ जमी हुई थी, वो पिघल गई। अब वो पिघल के पहुंची समुद्र में, यहाँ समुद्र में पहुंची, और तटीय इलाका जो मान लीजिए ये तटीय इलाका यहाँ था ऐसा, और यहाँ ऐसा हमारा तटीय इलाका था, और ये पानी जो है तटीय इलाके से ज्यादा ऊपर चला गया, और यहाँ पास के क्षेत्रों में जो है बाढ़ आ जाएगी। फिर इतनी सारी घटनाएं होंगी सिर्फ एक तापमान बढ़ने से। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। अब इतना ज्यादा चेंजेस आएंगे, मान लीजिए कि जो कोई नॉर्मल पशु, आप मान लीजिए कि वो नॉर्मल तापमान में रहता है, लेकिन अगर तापमान ज्यादा हो गया तो वो उसमें रह नहीं पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा इतनी गर्मी, तो वो मर जाएगा। इस तरीके से उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। कोई मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, अगर वो ठंडे इलाके में लगने वाला पेड़ है, आपने उससे बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्र में लाकर लगा दिया, जैसे कि आपने उसे राजस्थान के वो मरुस्थल जैसलमेर वाले एरिया में लगा दिया, जो पेड़ कश्मीर में लग सकता था, तो क्या वो वहां पे लग पाएगा, नहीं लग पाएगा ना। तो इसी तरीके से जब तापमान बदलता है, तो जो पेड़ पौधे उस तापमान के अकॉर्डिंग रहना खुद को जानते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं। वो उस तापमान, नए तापमान के अकॉर्डिंग, बढ़े या घटे हुए तापमान के अकॉर्डिंग रह नहीं पाते, उसके अनुकूल नहीं रह पाते, तो वो खत्म हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे पशुओं की और पौधों की प्रजातियां जो है विलुप्त हो जाती है। इसलिए आपने सुना होगा कि हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काफी टेंस्ड रहते हैं कि अगर ज्यादा पृथ्वी का तापमान बढ़ गया तो मानव जाति के लिए भी खतरा होगा। इस तरीके से हम देखते हैं। इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर सूरज की किरणें आती हैं और ये बाहर निकलती हैं, लेकिन जो ये हमारा वायुमंडल की आप ये परत देख रहे हो, ये इसे बाहर जाने नहीं देती, यहीं पे रोक लेती है, और फिर ये वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं और यहाँ स्टोर हो जाते हैं, और हमारी पृथ्वी का तापमान मैनेज करते हैं। आप इस चित्र के थ्रू इसे याद रख सकते हैं कि किरण आ तो गई पृथ्वी पर, लेकिन बाहर नहीं जा पाई और वापस वापस पृथ्वी पे आ गई, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान नॉर्मल हो गया और हम इसे रहने लायक समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल की संरचना कैसी है। हमने देखा कि वायुमंडल ऐसे चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ परतें वगैरह तो होती होंगी। जैसे हमने पृथ्वी की पढ़ी थी कि पृथ्वी का कोर, क्रस्ट, मेंटल पढ़ा था, वैसे ही वायुमंडल की भी संरचना होती है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। तो हमारे वायुमंडल की कितनी परतें हैं? 5। वैसे ही हमारी पृथ्वी की कितनी परतें थी? कोर, मेंटल और क्रस्ट। वैसे ही हमारे वायुमंडल की परतें हैं, बिल्कुल सेम, लेकिन इतना है कि ये 5 परतें हैं और वो 3 थी। इसमें सबसे पहली है क्षोभ मंडल, जो कि 13 किलोमीटर तक है। सप्ताप मंडल 50 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक है। बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल 80 से 400 किलोमीटर तक है। तो ये 5 परतें हैं। बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल जो है अलग अलग हैं, तो ये 5 परतें हैं। इस तरीके से हम इनको देखते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये परतें हैं। इस तरीके से हमारी पृथ्वी होती है, और इसके बाहर जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, वैसे वैसे ही होता है हमारा वायुमंडल। लेकिन ये एक लिमिटेड क्षेत्र तक होता है, ऐसे नहीं है कि गैस से पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। यहाँ पे कोई गैस नहीं है अंतरिक्ष में, मतलब कि जो ब्रह्मांड है वहां पे हर जगह ऐसे गैसेस मौजूद नहीं है, ये हमारे वायुमंडल के आसपास हैं। तो ये इस तरीके से हम पृथ्वी की परतों को समझते हैं। मौसम एवं जलवायु।
मौसम वायुमंडल में प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी भी को चिड़चिड़ा बना सकता है। मतलब आपने ऐसा मौसम देखा होगा या कभी फील किया होगा आपने ऐसा मौसम, जब ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है और उमस हो रही होती है, चिपचिप हो रही होती है, तो ऐसा मौसम जो है हमें बहुत चिड़चिड़ा फील कराता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आज बाहर ठंड है या गर्मी, बारिश हो रही है या नहीं हो रही, हवा चल रही है या नहीं चल रही, तो फिर किसी जगह का हाल जो रोज का हाल होता है दिन प्रतिदिन का, जैसे कि गर्मी, सर्दी, बारिश, हवा, जो डेली हम देखते हैं, उसे हम बोलते हैं मौसम। तो मौसम जो है वो डेली चेंज होता है। जैसे कि आज अगर गर्मी पड़ रही है, कल हो सकता है कि थोड़ी सी सर्दी हो जाए, परसों और भी ज्यादा सर्दी हो जाए। आज अगर हवा चल रही है तो कल हो सकता है ना चल रही हो। अगर आज नॉर्मल मतलब वातावरण है, बारिश नहीं हो रही है, तो हो सकता है कल बारिश हो जाए। तो इस तरीके से दिन प्रतिदिन जो होता है उसे हम बोलते हैं मौसम। हवादार मौसम हमें आनंद देता है, हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मतलब कि मौसम देखो, एक तो ऐसा मौसम होता है कि गर्म मौसम होता है और तब थोड़ी थोड़ी बारिश अगर हुई हो तो उमस हो जाती है, जिसे उमस बोलते हैं, तो उससे जो है हमें चिड़चिड़ा फील होता है। लेकिन जो हवादार मौसम होता है उससे हमें अच्छा लगता है, आनंद फील होता है, और तब हम घूमने जाने की प्लान बनाते हैं। जैसे कि आप बहुत से लोग ट्रिप पे भी गए होंगे। ट्रिप्स वगैरह पे जाने के लिए कौन सा मौसम अच्छा है? जो नॉर्मल मौसम होता है, हवादार मौसम। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। अभी जैसा हमने कि बताया कि अगर आज बारिश हो रही है, हो सकता है कल ना हो रही हो। इस तरीके से ये रोज रोज चेंज होता है, इसे हम बोलते हैं मौसम। तो डेली डेली चेंज होता है, उसे हम बोलते हैं मौसम। किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। मान लीजिए कि मतलब लंबे टाइम तक जो मौसम होता है उसे हम बोलते हैं जलवायु उस स्थान की। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें, तो जैसे कि राजस्थान में लंबे समय तक गर्मी पड़ती है, मतलब राजस्थान में गर्मी है। हाँ, आपने हमेशा से सुना होगा कि राजस्थान में गर्मी पड़ती है। तो ये राजस्थान की जलवायु है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? गर्म जलवायु। और आपने ऐसा सुना होगा कि कश्मीर में सर्दी रहती है, बर्फ गिरती है, ठंडा मौसम रहता है। तो इस तरीके से ये लंबे टाइम तक चलता है और आप हमेशा से ऐसे सुनते आने। आपने ऐसा कभी सुना कि जम्मू कश्मीर में सूखा पड़ गया? नहीं सुना ना। मतलब कि हमेशा से वहां पे ठंडा मौसम चलता है। तो इसे हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर की ठंडी जलवायु। तो अगर हमें इसे एक लाइन में याद करना हो तो क्या होगा कि जलवायु लंबे समय की होती है। जलवायु लंबे समय का मौसम का अनुमान होता है। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम, मतलब कि लंबे टाइम तक। जैसे कि हम मान लीजिए कि हम राजस्थान का टेम्परेचर देख रहे हैं, तो राजस्थान में गर्मी 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 ऐसे हम काउंट करते जा रहे हैं ज्यादा लंबे टाइम का। तो वहां पे हमें औसत पता चलता है कि गर्म ही मौसम रहता है। तो उसे हम बोलते हैं गर्म जलवायु। तो लंबे टाइम तक होती है जलवायु और डे टू डे, दिन प्रतिदिन होता है मौसम। आपतन किसे कहते हैं? आतपन किसे कहते हैं? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। अगर आप धूप में खड़े हो तो आपको गर्मी लगती है और यही सूर्य का ताप है। या फिर जो सूरज की किरणें हैं वो जो धरती तक पहुंचती है और हमें गर्मी देती है, बिना सूरज के धरती बहुत ठंडी होती है, इसे हम बोलते हैं आतपन। या फिर धूप में, जैसे कि पानी अगर आप रखोगे गर्मी में धूप में तो वो गर्म हो जाएगा। या फिर आपके कपड़े सूख जाते हैं जब आप उन्हें धूप में सुखाते हो, ये सब सूर्य ताप की वजह से होता है, यानी कि आतपन की वजह से होता है। आतपन क्या होता है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। मतलब कि सूरज से जो गर्मी आती है हमारी पृथ्वी पर, किरणें आती हैं, उसे हम बोलते हैं आतपन। मान लो कि सूरज एक बड़ा चिमनी का आग जैसा है और उसकी गर्मी धरती तक पहुंचती है। यह गर्मी पेड़, जानवर, इंसानों के लिए जरूरी है। अगर सूरज नहीं होगा तो पृथ्वी बहुत ठंडी होगी। तो सूरज की जो मतलब गर्मी आती है हमारी पृथ्वी पे, ऊर्जा आती है, उसे हम बोलते हैं आतपन। आतपन सूर्य तप होता है, मतलब सूर्य से आने वाला ताप, सूर्य का तापमान, उसे हम बोलते हैं आतपन। सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी पृथ्वी है, यहाँ पे जो है भूमध्य रेखा है और यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि सूरज के सबसे नजदीक माना जाता है। लेकिन यहाँ जो है ध्रुवों पर काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। 6 महीने सर्दी पड़ती रहती है यहाँ पे और 6 महीने जैसे दिन और रात रहते हैं। तो उस तरीके से ध्रुवों पर सूर्य का तापमान कम पहुंचता है, सूर्य ताप कम पहुंचता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर ज्यादा पहुंचता है। इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं,
जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान जो है वो घटता जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इमेज में हम देखते हैं कि ये सूरज है और यहाँ से किरणें आई। हमारी पृथ्वी ऐसे थोड़ी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, है ना। तो जब ये झुकी हुई है तो इसकी एक साइड पे तो ऐसे यहाँ पे ऐसे सनलाइट आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब इसके एक हिस्से पे सनलाइट आएगी तो उसे हम बोलते हैं इंसोलेशन यानी कि आतपन। अब ये साउथ पोल पे देखो, इस साइड कम आ रही है, इस साइड सूरज की रोशनी आ रही है और यहाँ पे तो होगा आतपन आएगा, लेकिन ये वाला इलाका पूरे तरीके से ठंडा रहेगा। या फिर अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये भूमध्य रेखा है, जो व्हाइट लाइन हमें दिख रही है ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं। अब जहाँ पे सीधी किरणें पड़ेगी वहां पे गर्मी ज्यादा होगी और यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं ऐसे, तो यहाँ पे जो है सूरज की गर्मी कम मिलेगी इनको, इसीलिए जो पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, वो ठंडे होते हैं। इस चित्र में अगर हम देखें तो देखें जो भूमध्य रेखा है वहां पे सीधी किरणें पड़ रही है, लेकिन वही जो मतलब ध्रुव है हमारे पोलर एरिया, वहां पे तिरछी किरणें पड़ती है। तो जहाँ पे तिरछी किरणें पड़ती हैं वहां पे तापमान कम होता है, बहुत कम होता है वहां पे तापमान। तो इसी वजह से ध्रुवों पर जो है बर्फ जमी रहती है, लेकिन जो हमारी भूमध्य रेखा है वहां पे काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। आपको इस इमेज को याद रखना है, इससे आपको पता चलेगा कि ध्रुव जो है वो ठंडे होते हैं भूमध्य रेखा की तुलना में। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम जाते हैं तो वैसे वैसे सूरज की जो किरणें हैं वो कम मिलती हैं, सूरज की किरणों की मात्रा कम होती जाती है या फिर तिरछी होती जाती हैं सूर्य की किरणें, और इसी वजह से हमारे ध्रुव जो है वो ठंडे होते हैं। अब हम बात करते हैं वायु दाब की। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। मतलब कि आप एक पेपर लीजिए, एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, आप उसको अपने हैंड से प्रेस कीजिए। जब आप उसे अपने हाथ से दबाएंगे तो आप मतलब कागज को दबा रहे हैं। वैसे ही जो हमारी वायु होती है वो हमारे ऊपर और सब जगह जो है दाब लगाती है। वायु जो है वो भी दबाव डालती है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा जो दबाव लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं वायु दाब। मतलब हमने अभी पढ़ा कि पृथ्वी के चारों तरफ जो है वायुमंडल है, तो बहुत सारी हमने गैसें भी पढ़ी। तो इस तरीके से ये जो वायु है हमारी पृथ्वी के ऊपर जो दाब डालती है उसे हम बोलते हैं वायु दाब। मतलब चारों तरफ से हमारी पृथ्वी के ऊपर जैसे वायुमंडल है और वो दाब डालता है, तो इसे हम बोलते हैं वायु दाब। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। अब हमने देखा कि ऐसे हमारी गोल पृथ्वी थी और यहाँ जो था वायुमंडल था, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं बाहर की अंतरिक्ष की तरफ में, तो हवाएं जो है कम, गैसें जो है कम होती जाती हैं, हवा कम होती जाती है। तो जहां हवा ही नहीं होंगी तो वहां पे फिर दाब कैसे लगेगा। तो इसी वजह से जब हम वायुमंडल से ऊपर की ओर जाते हैं वायु दाब कम होता जाता है, क्योंकि वहां गैसें ही नहीं है, वायु नहीं होगी तो दबाव कैसे लगाएगी। और वायु दाब वहीं पे होता है जहां पे वायु जो है दबाव लगाती है। समुद्र सतह पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। हवा जो है ऊपर से नीचे की ओर दबाव डालती है, ठीक है। और मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर ऐसे दबाव डालती है हवा, और जितनी नीचे जमीन या समुद्र होगा उतना ज्यादा दबाव डालेगी, जितनी ऊंचाई होगी उतना दबाव कम होगा। अब जैसे हमने देखा कि पृथ्वी है, इसे हम दूर जाते जाएंगे मतलब ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो दबाव उतना कम डालेगी। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब हमें इस चीज को याद रखना है कि समुद्र के ऊपर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई के साथ ये घटता जाता है। अब हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पहाड़ हैं, पहाड़ ऊंचे हैं और ऊंचे हैं तो वायु दाब कम होगा, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो वायु दाब कम होता जाएगा। समुद्र जो है वो नीचे है तो नीचे वायु दाब ज्यादा लगेगा, ऐसे ज्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ वायु दबाव डालती है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि समुद्र नीचे होता है इसलिए वायु दाब ज्यादा लगता है, और जो पहाड़ हैं वो ऊपर होते हैं इसलिए वायु दाब जो है कम होता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ वायु दाब घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो बेसिकली वायुदाब जो है वो क्षैतिज तरीके से हम उसको देखें तो जब गर्म हवा हो जाती है, हवा जब गर्म होगी तो हवा ऊपर उठेगी। जैसा कि आपने धुआं देखा होगा, धुआं कितना ऊपर उठता है, ऊपर ही ऊपर जाता रहता है ना। तो जब तापमान अधिक होगा यानी कि गर्मी बढ़ेगी तो वायु गर्म हो जाएगी तो धुएं के जैसे ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी। तो वहां पे जो है
निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। अब हवाई जब ऊपर चली गई, हवाई नहीं है तो वहां पे निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। तो आपको याद रखना है कि जहां गर्म हवा होगी वहां पे निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि समुद्र के पास जो है हाई एयर प्रेशर है, लेकिन पहाड़ों के पास जो है लो एयर प्रेशर है। वहीं जो गर्म हवा है उसके पास, अगर हम इसको समझें कि जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की हो जाती है। हवा जब गर्म होगी तो हल्की होएगी, जैसा कि आपने धुआं ऊपर उठते हुए देखा होगा। हम धुएं का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। हल्की होकर हवा ऊपर उठेगी, और जब हवा ऊपर उठेगी तो उस जगह पर दबाव कम हो जाएगा क्योंकि वहां पे हवा नहीं होगी। और जब दबाव कम हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं निम्न दाब का क्षेत्र, यानी कि लो प्रेशर। लेकिन वही आपने देखा होगा कि जब गर्मी होगी, जब सूरज निकला हुआ होगा तो ऊपर गर्म हवा होगी, और जब गर्म हवा होगी तो वो नीचे की तरफ आएगी। तो जब वो नीचे की तरफ आएगी तब बनेगा हाई प्रेशर। तो इस तरीके से प्रेशर बनता है। बस आपको इतना याद रखना है कि जब उच्च ताप होगा, ज्यादा गर्मी होगी, तो हवा गर्म हो जाएगी, गर्म होकर वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो नीचे जो है कम दाब का क्षेत्र बनेगा। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जैसा कि हमने पीछे पिक्चर में देखा कि बादल है और हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठ रही है और वहां पे निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है और फलस्वरूप भारी हो जाती है। तो जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो जो भारी वायु होती है ना, वो उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है, और उच्च दाब के कारण साफ आकाश होता है। जैसे कि आपने देखा हमने पीछे चित्र में कि सूरज निकला हुआ है और ऊपर से जो है हवा भारी हो जाती है। स्वच्छ और स्पष्ट आकाश चाहिए होता है तब हवा भारी होती है और उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। वायु सदैव उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। अगर हम इसको एक इमेज के थ्रू समझें, पिक्चर के थ्रू समझें, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ गर्मी हुई और हवा ऊपर उठ गई। ठीक है, ऊपर उठ गई तो अब ये वाली जगह खाली हो गई, यहाँ पे कोई हवा नहीं है। तो इधर से हवा आएगी, ठंडी हवा आएगी, उसका जगह ले लेगी। यहाँ जो था हाई प्रेशर था, यहाँ पे बहुत ज्यादा हवाएं थी तो वायु दाब ज्यादा लग रहा था, ठंडी हवाएं थी तो ये ठंडी हवाएं यहाँ पे आएगी, और ये गर्म हवाएं जो है ऊपर उठेगी तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। तो वायु कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, HP टू LP हवाएं चलती है, मतलब कि उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए कि ये पानी है, पानी से भरा हुआ एक केन है और यहाँ दूसरा केन है, और आपने इन दोनों को जोड़ दिया। दूसरा केन जो है वो बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, और ये जो है पानी से भरा हुआ केन है। अब बताओ कि पानी जो है वो इस साइड जाएगा या नहीं जाएगा, बहुत तेजी से जाएगा ना। और फिर ये भी इतना भर जाएगा तब पानी रुक जाएगा, और ये भी फिर हाफ हो जाएगा, तो दोनों हाफ हाफ ग्लास हो जाएंगे। तो इस तरीके से वायु भी होती है, जो भरा हुआ क्षेत्र है यानी कि उच्च दाब है, वहां से खाली क्षेत्र यानी कि निम्न दाब की ओर चलती है। आपको ये लाइन याद रखनी है। आप इस एग्जाम्पल से इसे याद रखेंगे कि जैसे भरा हुआ ग्लास है पानी का पूरा, और उसको अगर हम दूसरे ग्लास से जोड़ें खाली ग्लास से, तो ये जो आधा पानी होगा वो इस वाले ग्लास में आ जाएगा, तो दोनों ग्लास हाफ हाफ हो जाएंगे। तो वैसे ही हवा जो है वो खाली क्षेत्र से, जो हाई प्रेशर होता है, उससे लो प्रेशर की ओर जाती है, और आपको ये याद रखना है। पवन कितने प्रकार की होती है, पवन को 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि पवन क्या होती है। चलती हुई हवा पवन होती है, और पवन को हम 3 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहली होती है स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो बहती हुई हवा होती है, बहती हुई हवा, उसको हम बोलते हैं पवन। और पवन उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। इसमें पहली जो हमारी पवनें हैं, पवनों के प्रकार में स्थायी पवनें। ये पवनें पूरे साल एक ही दिशा में चलती है, मतलब अगर इस दिशा में चल रही हैं तो पूरा साल इसी दिशा में चलेंगी। जो मर्जी गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जैसा मर्जी तापमान हो, ये इसी दिशा में चलेंगी। तो इनका एक फिक्स डायरेक्शन होता है। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं भारत में मानसूनी पवनें। मानसूनी, भारत में मानसून से पहले और बाद में चलने वाली जो पवन होती है उसे हम बोल सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की तरफ बहते हैं, उसे हम ले सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्थायी पवनें यानी कि फिक्स यानी कि फिक्स दिशा में, एक ही दिशा में चलेंगी, आपको इतना याद रखना है। फिर हम मौसमी पवनें।
ये मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, मतलब गर्मी हुई तो अलग साइड चलेंगी, सर्दी हुई तो अलग साइड चलेंगी, वर्षा हुई तो अलग साइड चलेंगी। इस तरीके से ये मौसम पे डिपेंड करती है कि इनको किस हिसाब से चलना है। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें हम देखते हैं कि मानसून कब आता है कब जाता है, हम ऐसी बात करते हैं, मतलब कब बारिश होना शुरू होती है कब खत्म होती है। तो इस तरीके से मानसूनी पवनें एक टाइम पे ऐसे जारी होंगी, जब बारिश वगैरह हो जाएगा अपना काम निपटा के बारिश का पूरे इंडिया में, फिर ये वापस लौट आएंगी। तो इस तरीके से ये होती हैं मौसमी पवनें। आपको इतना याद रखना है कि मौसमी पवनें मौसम के अनुसार चलती है, स्थायी पवनें स्थायी होती हैं, तो एक फिक्स डायरेक्शन में चलती हैं। स्थानीय पवनें, तो जैसे आपने सुना होगा कि स्थानीय भाषा यानी कि उस क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा, तो वैसे ही पवनें होती हैं। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी भी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल समीर और समुद्री समीर। तो बेसिकली ये है डे ब्रीज, जैसे कि यहाँ से हवा गर्म हुई, गर्म होकर इधर गई, मतलब हवा इधर गई, तो अब ये वाला क्षेत्र खाली हो गया तो यहाँ पे आएगी ठंडी हवा। तो इसी तरीके से अपोजिट होता है, दिन के समय और रात के समय समुद्र समीर और जल समीर होती हैं, मतलब ये स्थानीय होती हैं, एक क्षेत्र विशेष में चलती हैं। क्षोभ मंडल हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? हमने पढ़ा कि हमारी पृथ्वी की बहुत सारी परतें होती है, उसमें जो सबसे पहली परत होती है वो क्षोभ मंडल होती है। बेसिकली हम इसी परत में रहते हैं और हम इसी परत में सांस वगैरह लेते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये परत हमारे लिए इससे इससे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पृथ्वी की सतह की सबसे पास की परत है। जो हमने ऐसे पृथ्वी पढ़ी तो सबसे फर्स्ट वाली परत है यही है, और इसमें हम रहते हैं। हवा, बादल, बारिश, मौसम, ये सब इसी परत में होते हैं। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं, तो हमारे लिए तो ये ऑब्वियसली महत्वपूर्ण होगी। वैसे सारी परतें महत्वपूर्ण है, पर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होते हैं। तो मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं हैं इसी से होती हैं। और जैसा कि भारत कृषि प्रधान देश आप कह सकते हैं, तो हमारी कृषि के लिए मौसम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इसी वजह से ये परत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम और सभी जीवधारी इसमें सांस लेते हैं। और जो मौसम वगैरह चेंज होते हैं, वर्षा होती है, मौसम से संबंधित सारी गतिविधियां क्षोभ मंडल में होती है। तो इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे कि जिस जमीन पर रहते हैं उसकी पहली परत है क्षोभमंडल। बारिश, हवा, तूफान सब कुछ यहीं पे होता है। और हम जो सांस लेते हैं वो भी हम इसी परत में लेते हैं, क्योंकि हमारी जो सांस लेने वाली ऑक्सीजन है वो मोस्टली इसी परत में मिलती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारा वायुमंडल कैसा है, उसके उसमें कौन कौन सी गैसें शामिल है और उसमें कितनी परतें हैं। वैसे ही हमने पढ़ा कि पवनें कितनी प्रकार की होती है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर के बारे में पढ़ा। क्षोभ मंडल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमने ये पढ़ा। तो आपको ये सब कुछ याद रखना है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।